हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि बहुत सारे बच्चों को कठिन लगता है। और एक बात याद रखना, इस चैनल पर आपको कठिन से कठिन डेरिवेशन बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, क्योंकि यहां पर हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, आपको फील करके फिजिक्स को पढ़ने को मिलता है। इस वजह से आप हर एक चीज को बहुत आसानी से फील कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं। और जब कॉन्सेप्ट किसी चीज का क्लियर हो जाता है तो हमें वो चीज लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी पढ़ रहे थे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था फिजिक्स में, तो भाई आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। और आप यहां पर जब पढ़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप फिजिक्स में क्या मिस कर रहे थे अभी तक। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आराम से मिलता रहे और आप यहां पर कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर पाएं। क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए सबसे अच्छा चैनल आपके लिए यही साबित होने वाला है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम लोग कौन सा डेरिवेशन देखने वाले हैं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। भैया आप सोचोगे कि यही तो पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था। भाई पिछली वाली क्लास में मैंने यही डेरिवेशन करवाया था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। लेकिन इसमें एक कंडीशन जोड़ दी गई है कि जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, यह डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई ये चैप्टर नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन को आप आज बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं मेरे साथ। चलो शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। लेकिन मैंने 1000 बार कहा होगा कि जब भी हम किसी भी डेरिवेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले उस डेरिवेशन को करने के लिए पहले से आपको क्या क्या होना चाहिए वो हम पहले जानेंगे और उसके बाद में डेरिवेशन समझेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 3 बातें। अगर आप इस डेरिवेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको चाहिए 3 बातें। और वो 3 बातें भैया कौन सी हैं, जरा सुनिए। 3 बातें। सबसे पहली बात जो पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, और अगर आपने पिछली वाली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा वो 3 बातें कौन कौन सी हैं। चलो हम इसमें भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, क्योंकि आप यहां पर बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं, हमारे साथ पूरी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलो मैंने क्या बताया, 3 बातें जानना है। पहली बात यह है कि भैया वैद्युत संधारित्र की धारिता, जो संधारित्र की धारिता का सूत्र है, बेसिक सूत्र आपका क्या होता है। तो संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र क्या होगा, तो भैया याद रखिएगा, धारिता के लिए सूत्र C बराबर में Q/V होता है। यह धारिता का बेसिक सूत्र होता है और यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने पिछले वाली वीडियो में भी आपको समझाया था, पिछली वाली क्लास में विस्तार से समझाया था। अगर आपने नहीं देखी तो भैया देख भी सकते हो, अदरवाइज मैं बता ही रहा हूं, यह आपको सूत्र पहले से याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस डेरिवेशन को समझना है तो भैया इस सूत्र की जरूरत पड़ने वाली है। 3 बातें मैंने बताई, अभी पहली बात मैंने बता दी है यहां पर। अब जरा दूसरी बात सुनिए, कौन सी दूसरी बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात, किन्हीं 2 प्लेटों के बीच, 2 प्लेटें हैं, मान लिया 2 आवेशित प्लेट हैं, एक धन आवेशित है और भैया एक ऋण आवेशित है। एक धनावेशित और एक ऋणावेशित प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E = Q/KA/ε0। ये भाई सूत्र होता है। क्या होता है, E = Q/KA/ε0। यही सूत्र होता है, ये याद रखना। क्यों? जब प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा हो तो यह सूत्र होता है E = Q/KA/ε0। लेकिन सुनिएगा, अगर प्लेटों के बीच में वायु है, क्या है, वायु है, मतलब K परावैद्युतांक का माध्यम नहीं है। ध्यान से सुन लेना भाई, अगर K परावैद्युतांक का माध्यम नहीं है
तो क्या हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र को ई नॉट से लिख लेंगे और फार्मूला हो जाता है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि K का मान 1 हो जाएगा जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें जरूरत पड़ने वाली हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं और भाई ऐसे कोई नहीं समझाएगा। मैं जैसे आपको समझा रहा हूं ना, आप समझ लेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ना भूलेंगे आगे हमेशा। ठीक है, जरा समझिए, कुछ ज्यादा तो नहीं बोल जाता हूं, कोई नहीं यार, लेकिन कोई नहीं, आप समझ लीजिए बस। ठीक है, चलो तीसरी चीज, मैंने 2 चीजें बता दी। पहली धारिता का बेसिक सूत्र C इक्वल टू Q अपान V। दूसरा क्या भाई, दूसरा है E इक्वल टू Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट, या फिर E नॉट इज इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये कब, ये जब वायु या निर्वात हो प्लेटों के बीच में तब का सूत्र है। ये कब है, जब K परावैद्युतांक का माध्यम हो तब के लिए सूत्र है। बस यही तो बताएं। ओके, इतना पता हो गया ना। आगे तीसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए भाई, तो तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए वो क्या, यार मैं खुद ही बोल रहा हूं, अरे टेंशन ना लो भैया। सबसे पहले हाँ, आपको सी चाहिए, हाँ ध्यान से देखो। हाँ, तीसरी चीज, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का सूत्र क्या होगा। विभवांतर के लिए एक सूत्र याद रखिए, V इज इक्वल टू E इंटू डी। भैया D क्या है, D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। V क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। और E क्या है, E है प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र, जो ये है या ये है, कुछ भी कह लो आप। ठीक है, तो फार्मूला याद रखिएगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी। दूसरा फार्मूला है E इज इक्वल टू Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट, या फिर E नॉट इज इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। ये कब के लिए, जब वायु या निर्वात हो प्लेटों के बीच में। ये कब के लिए, जब K परावैद्युतांक का माध्यम हो प्लेटों के बीच। ठीक है, आगे धारिता का सूत्र क्या है, C इज इक्वल टू Q अपान V। अगर ये 3 बेसिक सूत्र पता है तो भैया ये डेरिवेशन आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, बस अब ध्यान से समझना भैया। इसको अगर आप नहीं जानते तो भैया अब स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, और मैं बढ़ता हूं आगे, अपने इस डेरिवेशन को अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं। ठीक है, ये याद रखना, मैं अभी पूछूंगा आप बता देना। ठीक है, चलो आइए अब हम इस डेरिवेशन को अच्छे से समझने वाले हैं। लेकिन एक बात यार, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, और आपके लिए जब मेहनत करते हैं भाई, रात में हम हमेशा वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि दिन में हमें समय नहीं मिलता, रात में समय मिलता है। मैं 10 साढ़े 10 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आपके लिए, और मैं अगले दिन इसको अपलोड करूंगा। गांव के क्षेत्र में, इतना याद रखना, गांव के क्षेत्र में हम रहते हैं, और भाई गांव के क्षेत्र में वीडियो अपलोड करना, आधे घंटे का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो जब अपलोड होता है ना, तो बहुत समय लेता है, क्योंकि यहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम हमेशा रहती है। बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट करते हैं कि सर लाइव पढ़ाया करो। यार लाइव में पढ़ाना चाहता हूं, बहुत चाहता हूं मैं लाइव पढ़ाना, लेकिन प्रॉब्लम है हमारे गांव में ऐसा अच्छा नेटवर्क नहीं है कि मैं लाइव आ सकूं। अगर मैं लाइव आऊंगा तो आपको ब्लर स्क्रीन दिखा करती है। मैंने 2-3 बार कोशिश भी की है, तो आपको सही नहीं दिखाई देता है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाता हूं। अदरवाइज जैसे ही नेटवर्क आ जाएगा यार, 5G हमारे गांव में भी आ जाए, भगवान करे जल्दी आ जाए, तो हम भी लाइव आकर के आप लोगों को पढ़ाया करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, चलो आइए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ना है जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, मैंने बेसिक चीजें बता दी हैं, और कुछ बातें बता देते हैं। और कुछ बातें क्या, जरा आइए, सबसे पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। कैसे, यहां पर हम मान लेते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र हम यहां पर लेते हैं, तो यहां पर एक प्लेट ले लेते हैं। चलो, क्योंकि उधर साइड आपको शायद ना दिखे, इसलिए मैं थोड़ा सही से बना देता हूं। ये एक प्लेट ले ली जिस पर धनावेश दे दिया मैंने। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र पिछली वाली क्लास में भी आपको समझाया था। इसको आप किसी भी सहारे से सहारा देके खड़ा कर दो। ठीक है, ये हमने एक स्टैंड बना दिया, विद्युत रोधी स्टैंड है ये, प्लास्टिक लकड़ी किसी भी चीज का। ठीक है, ये आपका एक स्टैंड है जिसके सहारे ये प्लेट खड़ी हुई है, और इस प्लेट को +Q आवेश दिया गया है। प्लेट का नाम बता देते हैं P1, ऐसे दे दिया। ठीक है, दूसरी प्लेट हम यहां पर लगा देते हैं इसकी। ठीक है, यहां तक तो आपको शायद दिख ही रहा होगा। ओके, इस पर माइनस आवेश दे देते हैं। माइनस आवेश देंगे क्या, ये अपने आप प्रेरण के कारण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसको भी हम खड़ा कर देते हैं किसी स्टैंड के सहारे।
अब ये समझ लेना, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो बोर्ड वहाँ तक है, मैं बना दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है समझ लो थोड़ा कट रहा होगा, कोई बात नहीं, मेरी कैमरे की सेटिंग हमेशा गड़बड़ रहती है, टेंशन ना लेना भाई, चैनल उठने दो, फिर सेटिंग वाला भी रख लेंगे यार। चलो सेटिंग मतलब वो सेटिंग नहीं, सेटिंग मतलब कैमरे की सेटिंग वाला, ठीक है। आइए हाँ, आज ये भी तो यार विद्युत रोधी है, इसको भी ऐसे कर देते हैं। बात क्लियर है? ओके, हम क्या करते हैं, इस वाली प्लेट को आप किसी भी तार से, हमने बताया था कि आप स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी से जोड़ सकते हो। ये क्या है? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। ये क्या करती है भैया? वोल्टेज को बताती है कि वोल्टेज इसका घटा या बढ़ा। अगर पत्तियों का, ये जो पत्तियां दिखाई है ना, ये सोने की होती हैं, पतली पतली पत्तियां। अगर ये पत्तियों का फैलाव बढ़ जाए मतलब विभव बढ़ गया, घट जाए तो विभव बढ़ गया, ठीक है। दूसरी वाली प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं किसी भी तार के माध्यम से, तो यहां पर मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब जरा समझो, ये प्लेट P2 है, इस पर -Q आवेश है। आइए अब करना क्या, ये तो समांतर प्लेट संधारित्र है भाई, इनकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरना है। जरा समझना, अगर ये समांतर प्लेट संधारित्र ऐसा ही रहे, प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात हो, उसके लिए हम फार्मूला पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात हो तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। भैया C नॉट हमने इसे लिखा था, C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, भैया लिखा था, पिछली वाली क्लास देखी होगी, आपको पता होगा। अच्छा, जब प्लेटों के बीच में पूरी जगह में, यहां से लेकर के यहां तक पूरी जगह में K परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा हो, तब के लिए भी सूत्र मैंने बता दिया था, C बराबर में K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये सूत्र होता है। तो फिर आज किसका सूत्र देखने वाले हैं? आज हम सूत्र देखने वाले हैं, प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा होगा, लेकिन वो परावैद्युत पदार्थ पूरी जगह में नहीं है, बल्कि थोड़ी जगह में परावैद्युत पदार्थ भी है और थोड़ी जगह में वायु या निर्वात भी है। जैसे हमने यहां पर परावैद्युत पदार्थ की एक T मोटाई की पट्टी रख दी, ये एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी हमने रख दी है, ठीक है। मान लो कि ये आपने परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी है जिसकी मोटाई कितनी है T और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है D, ठीक है, समझ रहे? तो मतलब है परावैद्युत पदार्थ पूरी जगह में प्लेटों के बीच में नहीं है, इतनी जगह में वायु, यहां पर भी वायु है, यहां पर भी वायु है, इतनी जगह में परावैद्युत पदार्थ भरा है, मतलब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है, पूरे में परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है। बात समझ गए? तो डेरिवेशन का मतलब समझ गए, क्वेश्चन का मतलब समझ गए कि भैया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, लेकिन कब? जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब, ठीक है। अब जानिए इसका डेरिवेशन क्या होगा। जब वायु थी तो ये, जब परावैद्युत पदार्थ पूरे में था तो ये सूत्र है, लेकिन जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ होगा तब के लिए सूत्र क्या है, आज हम लोग इसी का डेरिवेशन करने वाले हैं। टेंशन ना लेना। आप सोचोगे यार समय बहुत लगाते हो सर जी एक डेरिवेशन समझाने में, भाई फील करने में समय लगता है, और थोड़ा सा यार स्पीड बढ़ा के देख लो, 1.5 पे देख लो आप 1. अब यार हम तो यार आपकी उंगलियों पर नाच रहे हैं अब तो है। पहले के जमाने में टीचर्स जो है, मतलब बच्चे जो थे वो टीचर की उंगलियों पर नाचते थे, कहने का मतलब जो टीचर कहता था वो करते थे। आजकल टीचर बच्चों की उंगलियों पे नाचता है। हैं भैया पढ़ाना तेज पढ़ाओ सर जी, अरे कहने की जरूरत नहीं है, बस जाओ स्पीड बढ़ा दो, 1.5 पे कर दो, 2x पे कर दो, 1.5x पे कर दो, क्योंकि कितनी तेज पढ़ाने लगता है टीचर। स्लो पढ़वाना है तो स्लो पढ़वा लो। अब तो हम आपके कंट्रोल में हैं, जैसा पढ़ना चाहते हो वैसा पढ़ लो भाई, ठीक है, समझ लो, लेकिन स्किप नहीं करना। आप सोचो कि नहीं थोड़ा बढ़ा करके आगे देख लेते, भैया बढ़ा करके आगे देखो ना तो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखना, स्किप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फील इससे अच्छी तरीके से समझना है किसी भी डेरिवेशन को, चलो आइए क्या हमने पिछले वाली वीडियो में जो हमने फार्मूला निकाला था उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट बताया था। सबसे पहले आप निकालते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, उसके बाद में निकालते हो वैद्युत विभव V, और उसके बाद में निकालते हो धारिता C। ये एक कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले आप प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे,
उसके बाद में कुल विभवांतर निकालोगे और उसके बाद में फिर धारिता निकाल लोगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने यहां पर लिखा था। वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, अगर प्लेटों के बीच में वायु है तो अलग सूत्र है, क्या था, Q/KA/0 अभी लिखवाया था। ठीक है, अगर प्लेटों के बीच में वायु है तो Q/A/0। ठीक है, और अगर प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ होता था तो फार्मूला होता था Q/KA/0। इसी के बाद में फिर V निकालेंगे। V के लिए अभी मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था, V = E × D। ठीक है, ये फॉर्मूला, और उसके बाद में C का फॉर्मूला Q/V। ये तीनों फॉर्मूले हमें जरूरत पड़ने वाले। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसमें प्लेटों के बीच में वायु है, वो वाली भी चाहिए होगी क्योंकि यहां पर तो वायु ही है, और प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ है, वो वाली भी चाहिए होगी। दोनों तीव्रताएं चाहिए होंगी ना, तो भैया दोनों लिख लो। प्लेटों के बीच में वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों जरूरत पड़ेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र लिख देते हैं, आप समझ लेना। वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। ठीक है, तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अभी हमने क्या लिखवाया था, E0 = Q/A/0। भाई यही लिखवाया था। ओके, दूसरी बात, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो यहां पर परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र का मैंने फार्मूला अभी लिखवाया ही था, तो आपको शुरुआत में क्या होता है, Q/KA/0। समीकरण 2। भैया पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, E निकाल लिया, दोनों वाले। अब आपको V निकालना है। अब ध्यान से देखना, यहां से वायु वाला V अलग और परावैद्युत पदार्थ वाला V अलग, और दोनों को जोड़ करके कुल V निकाल लेना है, कुल विभवांतर। ठीक है, तो कुल विभवांतर को अगर मैं V लिखूं, ध्यान से देखना, लिखेंगे प्लेटों के बीच कुल विभवांतर। तो यार विभवांतर के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है बताइए। अच्छा, E × D है, तो वायु वाला विभवांतर और फिर परावैद्युत पदार्थ वाला विभवांतर, दोनों निकालेंगे ना, जोड़ लेंगे दोनों को, वही तो होगा कुल विभवांतर। तो वायु वाला विभवांतर क्या, तो वायु वाला जब विभवांतर लिखाओगे तो वायु वाला वैद्युत क्षेत्र लिखोगे, तो विभवांतर V बराबर में वायु वाला विभवांतर, फार्मूला E × D है, E × D। E की जगह पर वायु वाले के लिए हम E0 ले लेंगे, और D की जगह पर भैया वायु में दूरी कितनी है, प्लेटों के बीच वायु में दूरी कितनी है। तो अब ये ना कह देना भैया D है, अरे यार प्लेटें ये हैं और इनके बीच की कुल दूरी D है, लेकिन अगर वायु में दूरी देखोगे तो यहां पर तो वायु है ही नहीं, वायु यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है। तो वायु में दूरी जब आप निकालोगे तो ये वाली दूरी जोड़ करके बताओगे, और ये होगी कितनी, सिंपल है भाई, दिमाग लगाओ, कितनी होगी आप बताओ। अच्छा, पूरी D है, अगर मैं D से ये T घटा दूं तो क्या ये वाली दूरी नहीं बच जाएगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और परावैद्युत पदार्थ की मोटाई 3 सेंटीमीटर है, तो इन वायु में दूरी कितनी हो जाएगी, 10 से 3 घटा देंगे बीच वाली जितनी एक्स्ट्रा है, जो बीच वाली है, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। वही तो हम आपको समझा रहे हैं कि कहने का मतलब प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D, और परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है, T। तो प्लेटों के बीच वायु वाली जो दूरी होगी वो D - T हो जाएगी। तो कितनी होगी, D की जगह पर आपको लिखना है D - T। समझना, विभवांतर के लिए पहला स्टेप तो हमने लिख लिया था, वायु वाली वैद्युत क्षेत्र, फिर परावैद्युत पदार्थ वाला वैद्युत क्षेत्र। अगला V निकालना था, V बराबर में E × D होता है, E × D, E वायु के लिए E0, D, तो D की जगह पर दूरी, तो दूरी मतलब कितनी है, D - T, तो D की जगह पर D - T हो गया, ठीक है, E × D प्लस ये तो वायु वाला विभवांतर आया ना,
ये E इंटू डी करके जो हमने वायु वाला वैद्युत क्षेत्र, वायु वाली दूरी, तो ये वायु वाला विभवांतर आ गया, इनका बीच का विभवांतर। अभी ये वाला विभवांतर बाकी है, परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर, वो क्या हो जाएगा, फिर फॉर्मूला लगाएंगे V इंटू डी परावैद्युत पदार्थ वाले के लिए। परावैद्युत पदार्थ के लिए जब V इंटू डी लगाएंगे, E इंटू डी लगाएंगे तो E अब की बार कौन सा रहेगा, परावैद्युत पदार्थ वाला, जिसे हम E कह रहे हैं। ओके, डी मतलब दूरी, और परावैद्युत पदार्थ में जो दूरी है वो यही तो है जिसे हम T कह रहे हैं। तो D की जगह पर अब की बार क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। समझ गए भाई, अच्छे से समझो, फील करके समझो, आप समझ पाओ यार। दो प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसकी मोटाई T है। प्लेटों के बीच वायु में दूरी कितनी होगी, तो प्लेटों के बीच की दूरी कुल D है, और परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, क्या बोल जाता हूं यार जल्दी, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई क्या है, T है। तो अगर प्लेटों के बीच में वायु में दूरी आपसे पूछे तो D माइनस टी बताओगे, और परावैद्युत पदार्थ में दूरी पूछे तो T के बोलेगे। ठीक है, इसी प्रकार हमने क्या किया है, जब विभवांतर निकाला है प्लेटों के बीच का, तो वायु वाला विभवांतर प्लस परावैद्युत पदार्थ वाला विभवांतर, वायु वाला विभवांतर निकाला तो विभवांतर के लिए E इंटू डी, E की जगह पर E नॉट, D की जगह पर D माइनस टी, क्योंकि वो वायु वाली हो गई। ठीक है, और जब प्लस करना है विभवांतर ये परावैद्युत पदार्थ वाला, तो प्लस कर दिया विभवांतर परावैद्युत पदार्थ वाला। परावैद्युत पदार्थ के लिए विभवांतर निकालने के लिए E इंटू डी फिर लगाएंगे, E परावैद्युत पदार्थ वाला, और D मतलब दूरी, T है उसमें परावैद्युत पदार्थ में, तो T हो गया। बस E और E नॉट के मान रख दो। E की जगह पे क्या रखोगे, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, E नॉट की जगह पर, और ये D माइनस टी ऐसे रहेगा। E की जगह पे क्या रखोगे, Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट, इंटू में T रहेगा। आपको कॉमन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है भैया कॉमन, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, V बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट कॉमन, आपके पास बचेगा यहाँ पर D माइनस टी, प्लस यहाँ पर बचेगा T अपान K, ये आपके पास बचा भाई। V निकल आया, तो पहले E निकाला फिर V निकालिए, ये V निकल आया। अब आपको धारिता निकाल लेनी, तो अब लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, E फिर V फिर C निकालते हैं, ठीक है, CR। ठीक है, तो अब निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यहां पे दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से तो अभी। ठीक है, तो यहीं पर लिख देते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की क्या धारिता। ओके, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, C बराबर Q अपान V। यहां पे दिखा, अगर नहीं दिखा तो सुन लो, वर्ड सुन लो, C बराबर Q अपान V। अब हम क्या करेंगे, C बराबर Q, तो Q ऊपर लिख दो, अपान V, और V की जगह पर जो आपने ये V का मान निकाला वो नीचे लिख लो। क्या निकाला है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, ओके, ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T अपान K, ये वैल्यू आपने निकाला है V का। ओके, Q से Q कैंसिल आउट, A एप्सिलॉन नॉट पलट के ऊपर जाएगा, तो C बराबर क्या बनेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपान में क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस T अपान K। और भाई यही फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जब प्लेटों के बीच में प्लेटों के बीच में क्या हो, के परावैद्युतांक वाला पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। मतलब जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ऐसी कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की क्या बोलते हैं यार, वैद्युत धारिता का सूत्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आपके पास है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान में D माइनस टी प्लस T अपान K। ठीक है, अब इसमें दो स्थितियां देख लेते हैं, वही वाली स्थितियां जो हम लोग पहले जान चुके हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना, पहले ध्यान से देखना, यहीं पर अगर प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात पूरी जगह में होता, अगर मैं कह दूं कि प्लेटों के बीच में ये परावैद्युत पट्टी ना हो, वायु या निर्वात हो, तो सूत्र क्या होगा, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वही देखो क्या सूत्र निकल के आता है, ध्यान से देख लेते हैं। लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में क्या हो, वायु या निर्वात हो। अगर पूरे स्थान में वायु या निर्वात होगा, जरा समझो, अगर प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु या निर्वात ही होगा, इसका मतलब T तो होगा ही नहीं, मतलब परावैद्युत पट्टी रखी नहीं होगी। परावैद्युत पट्टी जब नहीं रखी होगी तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, T बराबर 0 हो जाएगा। परावैद्युत पट्टी ही नहीं है तो उसकी मोटाई क्या होगी, कुछ नहीं, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, इस सूत्र में
इस सूत्र में क्या कर देना है, जहां जहां टी है वहां वहां जीरो रख देना है। तो भैया रखो ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी माइनस टी की जगह पर जीरो प्लस टी की जगह पर जीरो बटे के। अब जब आप देख सकते हो कि ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, नीचे डी बचेगा, क्योंकि जीरो से मतलब नहीं है, जीरो बटे के ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला यही तो था जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात होता है था, तो हमने कल वाले दिन यही डेरिवेशन किया था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहां से भी वही निकल रहा है जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात होगा। दूसरा, यदि प्लेटों के बीच, ध्यान से देखना, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में क्या भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है, क्या, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है। अच्छा, जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो यहां से यहां तक में पूरे में स्थान में परावैद्युत पदार्थ है, तो टी की मोटाई यहां से यहां तक हो जाएगी, यहां से यहां तक टी भी होगा, यहां से यहां तक डी भी है, मतलब डी और टी दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डी और टी बराबर हो जाएंगे। तो जहां जहां टी है अब की बार वहां वहां डी लिख देना है। इसमें क्या किया था, जहां जहां टी था वहां पर जीरो हो गया था, परावैद्युत पदार्थ ही नहीं था। यहां पर पूरे पदार्थ में पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ है, तो क्या हो जाएगा, जहां जहां टी है वहां वहां डी कर दो। तो ये फार्मूला उठाओ, C बराबर में ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी माइनस टी की जगह पर भी डी प्लस टी की जगह पर डी बटे के, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं, शायद नीचे ना दिखे आपको। तो ये क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी से डी गया जीरो, मतलब ही नहीं रहा। यहां पर क्या बचा, डी बटे के, और के पलट के अगर ऊपर जाएगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। और यही हमारा सूत्र था जब प्लेटों के बीच में पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो फार्मूला था C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। कल वाले दिन हमने यही डेरिवेशन देखा था। और जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात हो तो सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये वाला भी डेरिवेशन हम लोगों ने कल ही देखा था, एक ही डेरिवेशन थे दोनों में, ठीक है। और जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो आज हमने ये डेरिवेशन देखा, जिसके लिए सूत्र ये है आपका। ये तो हमने कंडीशंस दिखा दी, ठीक है। मेन सूत्र आपका ये है, जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तब। मेरे ख्याल से अब आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया भैया थोड़ा पीछे जाओ, दोबारा इस वीडियो को देख लो, और गारंटी लेता हूं कि अगर आपने 2 बार इस वीडियो को देख लिया तो गारंटी लेता हूं भाई आपको ये वीडियो, मतलब ये आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया है, और अगर आ गया है तो भैया बहुत बढ़िया बात है, कमेंट जरूर करिएगा। मैं हटता हूं सामने से, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर हम कुछ बात करते हैं, ठीक है। ले लिया। अच्छा, एक बात मैं आपको, अभी ना जाओ यार, अभी एक बात सुन लो। एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर आप फिजिक्स को इसी तरह से हर एक डेरिवेशन को जो आपको कठिन लगता हो, आप मुझे यहां पर कमेंट करके बता दो कि सर ये मुझे डेरिवेशन कठिन लगता है, मैं उस डेरिवेशन को आपको बहुत सरल तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए करवाऊंगा, ठीक है। आप टेंशन नहीं लेना, आप पूरे साल हमारे साथ जुड़े रहिए, फिजिक्स को अच्छे से फील करके यहां पर पढ़ पाओगे। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, और एक कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। अगर आपको समझ में आता है तो लिखिए यार समझ में आ रहा है सर जी, अगर नहीं आता है तो लिख दीजिए नहीं आ रहा है समझ में, और अच्छा समझाओ, मैं और कोशिश करूंगा अच्छा समझाने के, ठीक है। तो एक बात याद रखना, कमेंट यार जरूर करके जाना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी के साथ मैं आपके सामने लगातार आता रहता हूं, आपको कंटिन्यूसली पढ़ाता रहता हूं। चलो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन अगली क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।